तो फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जेपी एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो में संस्कृत व्याकरण का एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है वर्णों का उच्चारण स्थान। पिछले वाले वीडियो में आपको वर्णों के बारे में पूरा डिटेल में आपको जानकारी दे दिए थे, जितना बताए थे कम से कम उतना वर्णों के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। इस वीडियो में आपको संस्कृत व्याकरण के तहत वर्णों का उच्चारण स्थान आपको बताने वाले हैं और बहुत ही सिंपल तरीके से बताने वाले हैं। एकदम आज के बाद आपको पूरा का पूरा जो है वर्णों का उच्चारण स्थान एकदम याद हो जाएगा, इस बात की आपको हम गारंटी देते हैं। तो जो भी विद्यार्थी क्लास 6 से लेकर के 10th तक के हैं उन सभी को ये वीडियो काम आएगा। क्लास 10th के हैं तो भी आपको काम आएगा, 7 के हैं, 6 के हैं, 8 के हैं, 9 के हैं तो भी ये वीडियो आपको काम आएगा, क्योंकि संस्कृत व्याकरण चाहे हिंदी व्याकरण हो, दोनों में आपको वर्णों का उच्चारण स्थान पढ़ना है। तो ये वीडियो जो है आपके लिए एक तीर दो निशाने की तरह काम करेगा। तो वीडियो को शुरुआत करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि वीडियो को बनाने में सच में मेहनत लगता है, तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि चैप्टर का नाम आपको बताया संस्कृत व्याकरण चाहे हिंदी व्याकरण, लेकिन आपको संस्कृत व्याकरण के अनुसार ही बताएंगे, क्योंकि संस्कृत व्याकरण से ही जो है हिंदी व्याकरण का जन्म हुआ है। तो संस्कृत व्याकरण को जब आप पढ़ लेंगे, संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत जब आप उच्चारण स्थान पढ़ लेंगे वर्णों का, तो हिंदी व्याकरण के तहत जो आपका वर्णों का उच्चारण स्थान है वो आप आसानी से सीख जाएंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि वर्णों का उच्चारण स्थान का मतलब क्या होता है, यानी कि वर्णों का उच्चारण स्थान किसे कहते हैं। तो आपको बता दें कि मुंह के माउथ के जिन जिन स्थानों से वर्णों का उच्चारण होता है, वर्ण निकलते हैं, उन स्थानों को, उस स्थान को क्या कहते हैं, वर्णों का उच्चारण स्थान कहते हैं। जैसे कि मुंह में कंठ होता है आपका, कंठ से भी बहुत सारे वर्ण निकलते हैं। होठ होता है, ओष्ठ जिसको कहते हैं संस्कृत में, ओष्ठ से भी बहुत सारे वर्ण टकरा कर निकलते हैं। तालु होता है, मूर्धा होता है, ये सभी मुंह के विभिन्न स्थान है। इन्हीं स्थानों से क्या होता है, वर्णों का उच्चारण होता है, वर्ण निकलते हैं, इसलिए इन स्थानों को वर्णों का उच्चारण स्थान कहा जाता है। जिसको आपको कैसे बताएंगे, सूत्र के माध्यम से बताएंगे। संस्कृत व्याकरण पढ़ रहे हैं तो संस्कृत के जो सूत्र होते हैं ना वर्णों के उच्चारण स्थान के लिए, संस्कृत व्याकरण में कुछ सूत्र बताए गए हैं संस्कृत के अंतर्गत। यदि उन सूत्रों को आप आसानी से समझ जाएंगे तो याद कर लेंगे। और जैसे ही आपको याद हो जाएगा, एकदम फिक्स है कि कोई भी वर्ण का उच्चारण स्थान आपसे पूछ देगा, आप एग्जाम में एकदम बना देंगे, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ही क्यों ना हो, क्वेश्चन पूछे आप बता देंगे। तो चलिए हम लोग बारी बारी से लगभग आपको 8-9 सूत्र बताएंगे, जिसमें संस्कृत व्याकरण के सभी वर्ण आ जाएंगे। और जब संस्कृत व्याकरण के सभी वर्ण आपको पता चल जाएंगे तो स्वाभाविक है कि हिंदी व्याकरण में आने वाले जितने भी वर्ण हैं वो भी आपको पता चल जाएगा कि उसका उच्चारण कहां से होता है, क्योंकि संस्कृत व्याकरण से ही हिंदी व्याकरण का जन्म हुआ है। संस्कृत व्याकरण जो है सबसे प्राचीन भाषा है ना, संस्कृत जो है सबसे प्राचीन भाषा है हमारे देश की, और इसी से हिंदी व्याकरण, हिंदी भाषा भी निकला है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं और पहला सूत्र संख्या पहला की बात करते हैं। सूत्र संख्या पहला में हम लोग क्या करेंगे, कंठ वर्ण। कंठ वर्ण के बारे में हम लोग जानेंगे कि कंठ वर्ण का उच्चारण कहां से होता है ना। नाम से ही पता चल रहा है कंठ वर्ण। तो कंठ वर्ण किसको कहेंगे, जिसका उच्चारण जो है, जो निकलेगा कहां से, कंठ से होकर निकलेगा, कंठ से टकरा करके, जो वर्ण कंठ से टकरा करके निकलेगा उसको कंठ वर्ण कहेंगे। जो वर्ण कंठ से होकर निकलेगा उसको कंठ वर्ण कहेंगे। और कंठ वर्णों को याद करने के लिए संस्कृत व्याकरण में एक सूत्र बताया गया है जिसका नाम है अकुह विसर्जनीय नाम कंठः। आपको 2-3 बार बोलना है ना, 2-3 बार अभी बोलना है साथ में, है ना। जब आप लिख लेंगे कॉपी में तो भी आपको 2-3 बार बोलना है। तो जैसे ही आप बोल देंगे आपको देखेंगे कंठ वर्ण कौन कौन होते हैं, एकदम आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो कंठ वर्ण कहने का मतलब जिसका उच्चारण कंठ से हो उसको कंठ वर्ण कहते हैं। और कंठ वर्ण कौन कौन से हैं, कंठ वर्ण कौन कौन से हैं, तो इसके लिए सूत्र बताया गया है अकुह विसर्जनीय नाम कंठः। फिर बोलेंगे अकुह विसर्जनीय नाम कंठः, अकुह विसर्जनीय नाम कंठः। इसका अर्थ समझिए, जैसे ही आप इसका अर्थ समझ जाएंगे एकदम आपको इजी लगने लगेगा।
तो आ का मतलब क्या हो गया, आ से निकल कर आएगा आपका ह्रस्व अ और दीर्घ अ, यानी कि आ का मतलब अ और आ दोनों का उच्चारण जो है कंठ से होता है। कु का मतलब क्या हो गया, कवर्ग। कु का मतलब क्या होता है, कवर्ग होता है। तो जैसे कि आपको पिछले वाले वीडियो में वर्ण जब पढ़ा रहे थे तो वहां पे आपको बताए थे कि व्यंजन वर्ण जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण को जो है तीन भागों में बांटा गया है, स्पर्श व्यंजन और स्पर्श व्यंजन जो है जिसकी संख्या 25 होती है, जो कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, पवर्ग के रूप में रहता है ना, 5 गो वर्ग के रूप में रहता है। तो कु का मतलब क्या हो गया, कवर्ग। अब कवर्ग का अर्थ होता है क ख ग घ अंगा, है ना, यानी कि क ख ग घ अंगा कवर्ग का उच्चारण कहां से होता है, कंठ से होता है। अ और आ का उच्चारण कहां से होता है, कंठ से होता है। कवर्ग का उच्चारण कहां से होता है, कंठ से होता है। और ह से हो जाएगा आपका ह ही हो जाएगा, और ह का भी उच्चारण कहां से होता है, कंठ से होता है। ठीक है, फिर आपका विसर्जनीय नाम है, यहां से क्या है, विसर्जनीय से आपका आ जाएगा विसर्ग आ जाएगा। क्या आ जाएगा, विसर्ग आ जाएगा। विसर्ग का सिंबल कैसा होता है, ऐसा होता है। विसर्ग का सिंबल कैसा होता है, ऐसा होता है ना। विसर्ग जो आपका अयोगवाह वर्ण है ना, जैसे कि आप समझेंगे ये बालकः हम लिख दिए तो इसके लास्ट में क्या कर दिए, संस्कृत में जब हम बालकः लिखते हैं तो विसर्ग लगाते हैं। या आपके चैप्टर में शुरुआत में देखते हैं लिखा होता होगा पाठः, है ना, तो ये लास्ट में जो लगाए क्या लगा दिए, विसर्ग लगा दिए। तो विसर्ग का भी उच्चारण कहां से होता है, कंठ से ही होता है ना। यहाँ नाम जो है ये षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, इसका अर्थ होता है इनका, है ना, यानी कि इन सभी का उच्चारण कहां से होता है, कंठ से होता है। ठीक है, यानी कि आप सिंपल में समझ गए होंगे कि अ आ कवर्ग ह विसर्ग इन सभी का उच्चारण कहां से होता है, कंठ से होता है। तो इसको आप इस प्रकार से भाषा में भी लिख सकते हैं ताकि आपको नोट्स बनाने में सिंपल तरीके से आप नोट्स बना सकें, है ना। तो यहां लिखेंगे कॉमा आ कॉमा कवर्ग। कवर्ग का मतलब क ख ग घ अंगा, है ना, कॉमा ह कॉमा विसर्ग। विसर्ग यानी कि इस तरह से सिंबल का उच्चारण कंठ से होता है। कहां से होता है, कंठ से होता है। एक बात आपको और बता दें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहां आप देख रहे हैं कवर्ग का अंतिम वर्ण जो है अंगा, इसका उच्चारण तो कंठ से होता ही है, साथ ही इसका उच्चारण जो है नासिका से भी होता है। किससे होता है, नासिका से होता है, यानी कि नाक से भी होता है। किसका, कवर्ग का अंतिम वर्ण अंगा का उच्चारण जो है कंठ से भी होता है और नासिक से भी होता है ना। तो आपको सूत्र यदि याद हो जाएगा तो आप इतना फिक्स है कि इसमें से कोई भी वर्ण पूछेगा, मान लीजिए आपसे पूछेगा कि क का उच्चारण कहां से होता है, किसी एक का ही पूछता है और एक को याद कर पाना इतना सारा में कठिन हो जाता है, तो आपको क्या करना है, सूत्र याद लगा देना है वहां पे, है ना। अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, यानी कि अ या आ का उच्चारण कंठ से, कु मतलब कवर्ग, क ख अंगा का उच्चारण कंठ से, ह से ह ही आ जाएगा तो ह का उच्चारण स्थान कंठ होता है। विसर्जनीय का मतलब विसर्ग, विसर्ग का भी उच्चारण कहां से होता है, कंठ से ही होता है। ठीक है, तो इसको भाषा में इस प्रकार से लिख दिए। अब यहाँ पे एक नोट बना करके आप लिख देंगे, नोट में लिखेंगे, नोट में क्या लिखेंगे कि कवर्ग का अंतिम वर्ण, कवर्ग का अंतिम वर्ण कौन सा है, अंगा का उच्चारण कंठ और नासिका दोनों से होता है। किससे होता है, दोनों से होता है। किसका उच्चारण भाई, तो अंगा का उच्चारण जो है कंठ से तो होता ही है, नासिका से भी होता है।
ठीक है, आपका पूरा ही क्लियर हो गया होगा। जाते जाते इसको मतलब कि खत्म करते करते आप सूत्र एक बार और बोलेंगे। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। अ या आ का उच्चारण कंठ से होता है, कु मतलब कवर्ग, कवर्ग का उच्चारण कंठ से होता है, ह का उच्चारण भी कंठ से होता है, विसर्ग का भी उच्चारण कंठ से होता है ना, और अंगा का उच्चारण कंठ के साथ साथ नासिका से भी होता है। अब हम लोग आते हैं सूत्र संख्या 2। अभी बहुत सारे वर्ण हैं, तो सूत्र संख्या 2 जो है ये आपको बता देगा, है ना, तालव्य वर्ण की संख्या, है ना, तालव्य वर्ण का उच्चारण आपको बता देगा। तालव्य वर्ण, तालव्य वर्ण किसको कहते हैं भाई? तो तालव्य वर्ण उसको कहते हैं जिसका उच्चारण जो है तालु से होता है ना। जिन वर्णों का उच्चारण तालु से होता है, तालु किसको कहते हैं? तो तालु कहते हैं, आप ध्यान से सुनेंगे, है ना, तालु कहते हैं जो दांत देख रहे हैं, ये दांत और जीभ है, जीभ है, तो दांत और जीभ के बीच का भाग, देखिए मेरा उंगली देखेंगे, है ना, ये उंगली जहां पे जाएगा वही तालु होता है। है ना, ये वाला जो भाग है जीभ और दांत के, है ना, बीच वाला जो भाग है उसी को क्या कहते हैं? यानी कि जीभ के आगे दांत के पीछे जो भाग है वही तालु कहलाता है। इन वर्णों का उच्चारण जो है, तालव्य वर्णों का उच्चारण तालु से होता है। इसके लिए सूत्र है, तालव्य वर्णों को याद करने के लिए सूत्र है आपका ई चू यसानाम तालु। ई चू यसानाम तालु, यानी कि ई में आपका ह्रस्व ई भी आ जाएगा और दीर्घ ई भी आ जाएगा। चू का मतलब चवर्ग होता है, या का मतलब यही हो जाएगा, और ये स जो है तालव्य स है, इसको तालु स या तालव्य स पढ़ते हैं, है ना। नाम षष्ठी भक्ति बहुवचन है, यानी कि इन सब का उच्चारण तालु से होता है। ठीक, एक बार और बोलेंगे, इचू यसानाम तालु, इचू यसानाम तालु। इसका अर्थ जानेंगे। ई का मतलब हो गया आपका ई ह्रस्व, है ना, या ई दीर्घ। चू का मतलब हो गया चवर्ग, है ना, चवर्ग मतलब च, छ, ज, झ और इया, ये 5 गो आपका वर्ण हो गया। य का मतलब यही हो जाएगा, ये कौन सा स है? तालव्य स है ना। इन सब का उच्चारण तालु से होता है। उसके अलावा आपको बता दें कि ये चवर का जो अंतिम वर्ण है जिसको इया पढ़ते हैं, इसका उच्चारण तालु से तो होता ही है, साथ ही नासिका से भी होता है ना। किससे होता है? नासिका से होता है। यानी कि यहां भी आप देखे थे कि ये जो कवर का अंतिम वर्ण अंगा है, इसका उच्चारण कंठ से तो हो ही रहा था, साथ में नासिका से भी हो रहा था। उसी प्रकार से चवर का जो अंतिम वर्ण है, इसका उच्चारण तालु से तो हो ही रहा था, नासिका से भी हो रहा था। यानी कि यहाँ पे एक निष्कर्ष निकलता है कि जितने भी वर्ग हैं, कुल स्पर्श व्यंजन के तहत 5 गो वर्ग आता है, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। तो इन वर्गों का जो अंतिम वर्ण है, इन वर्णों का जो अंतिम वर्ण होगा, है ना, उन सब का उच्चारण जो है कहां से होगा? नासिका से ही होगा। तो साथ में आपको दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा, है ना। तालव्य वर्ण का उच्चारण जो है उसके लिए सूत्र तो हो ही रहा है, और अंतिम वर्ण कवर के इस तरह से 5 गो वर्ण हो जाएंगे, है ना। कवर का अंतिम वर्ण, चवर का अंतिम वर्ग, टवर का अंतिम वर्ग, तवर का अंतिम वर्ग, है ना, वर्ण, और पवर का अंतिम वर्ण। इन सब का उच्चारण कहां से होता है? नासिका से भी होता है, और उसके लिए अलग अलग वर्ण भी हैं, उच्चारण स्थान भी हैं। तो चलिए, ये सूत्र आपको क्लियर हो गया होगा। इचू यसानाम तालु, यानी कि ई ह्रस्व ई दीर्घ का उच्चारण तालु से होता है। चू मतलब चवर्ग, चवर्ग यानी कि च, छ, ज, झ, इया, इन सब का उच्चारण तालु से होता है। या का मतलब या, है ना, या का उच्चारण तालु होता है। तालव्य सा का भी उच्चारण तालु ही होता है, इसलिए इसको तालव्य सा भी बोलते हैं। तो इसको इस प्रकार से भाषा में भी लिख लेंगे आप। भाषा में क्या लिखेंगे, है ना, ई, है ना, ई ह्रस्व ई दीर्घ, कौमा चवर्ग, चवर्ग में आ जाएगा च, छ, ज, झ, इया, कौमा य, कौमा तालव्य स का उच्चारण तालु से होता है। नोट में लिखेंगे आप, नोट में क्या लिखेंगे? नोट में लिखेंगे, है ना, नोट में क्या लिखेंगे कि चवर्ग का अंतिम वर्ण, चवर्ग का अंतिम वर्ण क्या है?
इया है ना, इसको ब्रैकेट में कर देंगे। का उच्चारण 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 तालु और नासिका, तालु और नासिका, नासिका दोनों से होता है। क्या? दोनों से होता है। तो ये रहा आपका 2 सूत्र रहा। इसको पार्ट 2 में आपको बताएंगे, है ना। ये पार्ट 1 रहा, पार्ट 2 में आपको बता देंगे। इसके बाद वाले और भी सूत्र बता देंगे, इसको लिख लेंगे, है ना। आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, है ना, और लिख करके नोट्स बना लेंगे।